गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे क्लासेस तो हम लोग अच्छा ही चल रहा है, हम लोग का अच्छा रिवीजन कर रहे हो सारे बच्चे, खूब अच्छे से रिवीजन करना। एक एक स्लॉग में, एक एक स्लाइड्स में, एक एक क्लासेस में तुमको लंबे लंबे चीज़ें मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ और अभी घर बैठे तुम इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हो, तो एक अच्छी चीज़ें हैं जहाँ तुम्हारा समय भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है और तुम अच्छे से क्लासेस को भी करते चलो। बच्चे, वेरी फर्स्ट क्लास जो तुमको हमने दिया था उसमें मैं तेरे को बताया था चार्ज है क्या। चार्ज पर हमने तेरे को बताया कि उस पर अगर मेरे सम्स आएंगे तो कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज तुम्हारे लिए हम क्लास लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अभी हम लोग आज रिवीजन करने जा रहे हैं फोर्स के विषय में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का रिवीजन आज हम लोग करने जा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। कूलम साहब इसके बारे में बताए थे, तो तुम ये भी कह सकते हो कि आज हम लोग कूलम फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चे ध्यान देना, इसका क्लास को आगे अब हम बढ़ाते हैं पूरा अच्छा से। पूरे क्लासेस को तुम तरीके से सुनना। साथ साथ जो बच्चे तुम नोट्स नहीं बना रखे हो वो बच्चे तुम लोग नोट्स भी बना लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। वीडियो को पॉज कर करके तुम लोग नोट्स बना लेना और प्रयास करना कि ईयरफोन लगा करके और कंसंट्रेशन के साथ सुने, ताकि तुमको एक एक बात सुनाई पड़े तरीके से और तुम उसको समझ सको। तो चलो अब क्लास को यहां से आगे हम लोग बढ़ाते हैं। अपना आज है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो एक कूलम्स है, यही कूलम्स था। इन्होंने ही कुछ फोर्स, अगर दो चार्जेस को हम रखते हैं तो उन चार्जेस के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, उनके बीच में क्या प्रोड्यूस होगा, अगर फोर्स प्रोड्यूस होगा तो कैसा फोर्स प्रोड्यूस होगा, और ये फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये सारी बातें यहां पर हम लोग को देखने का मौका मिलेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फोर्स बिटवीन टू मल्टीपल चार्जेज। Suppose that you have given two multiple charges Q1 and Q2 and suppose that both charges are separated between some distance, then there is no doubt a force is produced between the charges. This force is called Coulomb force। और कूलम ने इसके विषय में कुछ बातें कहा। उन्होंने कहा कि like charges repel to each other, like charges repel to each other, अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम होगा। अब दोनों चार्ज का नेचर सेम होने का क्या मतलब हो गया? दोनों चार्ज का नेचर कहने का मतलब, सेम कहने का मतलब हो गया कि अगर दोनों प्लस प्लस है। प्रीवियस क्लास में बच्चे मैंने तेरे को जब चार्ज पढ़ा रहा था तो मैंने तुमको बताया था कि चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो इन्होंने कहा कि लाइक चार्जेज कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दोनों प्लस प्लस हो या फिर दोनों माइनस माइनस हो, इसको हम लोग लाइक चार्जेस बोलते हैं। तो अगर दो चार्जेस लाइक हो तो फिर क्या होगा, और दो अगर अनलाइक हो, अनलाइक कहने का मतलब हो गया कि अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर लाइक चार्जेस है तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रोड्यूस होगा, और अगर अनलाइक चार्ज है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। अब इसी चीज को इनके क्या मतलब कि अगर दोनों प्लस प्लस है तो रिपल्सन होगा, अगर दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस का भी मतलब हो गया कि दोनों अगर निगेटिव चार्ज है, दोनों अगर माइनस माइनस है तो वहां भी फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस है, डेट मीन डिफरेंट नेचर का है, या माइनस है और प्लस है, तो वहां क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने तुमको यहां पर मैंने यहां पर तुमको एक फिगर में दिया हूं, एक एनिमेशन तुमको देने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर दोनों, एक रेड का मतलब हो गया प्लस और एक ब्लू का मतलब हो गया, इस ब्लू का मतलब हो गया माइनस, और ये न्यूट्रल मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो दोनों अगर सेम है तो देखो कैसे दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहा है। अगर दोनों प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस को अगर तुम एक दूसरे के नजदीक ले आओगे, देखो दोनों कैसे एक दूसरे के दूर भाग रहा है। दूर भागने का सेंस यही हो गया। या फिर दोनों माइनस माइनस भी है तो देखो दोनों कैसे एक दूसरे से दूर भाग रहा है। तो दूर भागने का मतलब हो गया कि इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रोड्यूस हो रहा है। ये दोनों लाइक चार्जेज हो गया, चाहे प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, ये दोनों लाइक चार्जेज हो गया। और इस लाइक चार्जेज के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन का मतलब एक विकर्षण, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है। अगर दोनों में कोई चार्ज नहीं है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम लोग न्यूट्रल कंडीशन बोलते हैं। और अगर दोनों डिफरेंट चार्ज है तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। एक कूलम्स का लॉ है। इन्होंने अपने लॉ में बोला, क्या बोला कि अगर समान आवेश है तो विकर्षण का गुण लागू होगा, और अगर असमान आवेश है तो आकर्षण का गुण लागू होगा। एक कूलम्स ने बताया। इन्होंने अपने सेकेंड लॉ में क्या बात बताया कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम इन विच प्लेस्ड। आखिर तुम दो चार्ज को कहीं पर तो लोगे,
तो जिस मीडिया में वो चार्ज होगा उस मीडिया के नेचर पर डिपेंड करेगा। अब चार्ज कहां प्लेस्ड होगा, तो नो डाउट किसी कंडक्टर में प्लेस्ड होगा। अरे यार, आवेश को तुम कहां प्रवाहित करोगे, किसी तार से प्रवाहित कराओगे, किसी चालक से प्रवाहित कराओगे। तो जब आवेश को किसी चालक से तुम प्रवाहित करवाओगे तो उस चालक के प्रकृति पर, वो कंडक्टर के नेचर पर वो डिपेंड करेगा। अब जरा तुम खुद ही सोच लो कि अगर बाई द वे तुम सिल्वर वायर से, चांदी के तार से तुम चार्ज को फ्लो करवा रहे हो और कॉपर वायर से तुम चार्ज को फ्लो करवा रहे हो, तो उनके बीच में जब चार्जेस फ्लो होगा तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो प्रोड्यूस होगा, तो क्या उसका नेचर सेम होगा? क्या बिल्कुल सेम नेचर नहीं होगा। आयरन रॉड से अगर फ्लो करवाएंगे तो वहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस बनेगा। कहने का रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस वर्ड मैं यहां भी तत्काल यूज नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि उनके बीच में जो चार्जेस फ्लो हो रहा, मैं बताया कि बाय द वे ए सिल्वर है, ए जी सिल्वर है, ए बाय द वे सी यू कॉपर है, ए बाय द वे कुछ डिफरेंट ले लो, ए आयरन ले लो। तो क्या यहां पर चार्ज फ्लो होगा, यहां पर चार्ज फ्लो होगा, यहां पर चार्ज फ्लो होगा, तो सम का नेचर सेम होगा क्या? नहीं, नेचर सेम नहीं होगा। सेम अगर नेचर नहीं होगा तो तय बात है कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसका भी नेचर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह के वायर से, किस तरह के कंडक्टर से वो फ्लो कर रहा है। कहने का मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज, ये आकर्षण और विकर्षण का जो बल होता है वह उस माध्यम पर निर्भर करता है जिस माध्यम में यह आवेश स्थित है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडिया इन विच प्लेस्ड। और ध्यान देना यहां पर ये दो जो सेंटेंस है वो सेम आ गया है, तो तुम एक ही सेंटेंस को लेना, एक सेंटेंस को छोड़ देना। और इनका जो मेन यहां पर एक पार्ट तुम्हें भी कह सकते हो कि ये एक्सटर्नल काउज से इंडिपेंडेंट होता है। अगर तुम इस थ्री को यहां पर लिख लो कि ए जो एफ होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज independent from external cause। और एक्सटर्नल काउज में क्या आता है बेटा? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सारे चीज जो हैं वो एक्सटर्नल काउज है और इस एक्सटर्नल काउज से वो इंडिपेंडेंट होता है। तो बच्चे कोई अगर नोट्स बनाओगे तो थर्ड पॉइंट को इसको लिख लेना। क्या लिखोगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल काउज। ये एक्सटर्नल काउज का इस पर कोई असर नहीं होता है। टेम्परेचर का, प्रेशर का, ह्यूमिडिटी का, इन सभी चीजों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। और इस कूलम्स का सबसे जो मेन लॉ है, जो एक कह सकते हो मैथमेटिकल लॉ है, वो ए फोर्थ नंबर है। इस पर तुम ज्यादा फोकस करोगे क्योंकि इसी फोर्थ नंबर से एक फॉर्मूला भी तुम्हारा बनेगा और तुम्हारे आगे आने वाले सम्स में फिर ए रूल तुम्हारा काम आएगा। क्या उन्होंने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ। बच्चे ये जूनियर विंग्स में भी पढ़ना था, ध्यान देने का जरूरत है। ये तुम क्लास 10 में पढ़ करके आए हो कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या मतलब हुआ कि अगर बाय द वे दो चार्ज हम यहां पर लेते हैं, मे बी एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स अगर F है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर R है। यही बात मैंने यहां पर बताया कि अगर बाय द वे दोनों चार्ज सेम नेचर का हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो ठीक है रिपल्सन ही लगेगा, लेकिन रिपल्सन तो होगा। और बाय द वे इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर R है, इनका बीच में लगने वाला ये देखो, ये जो फोर्स इधर और इधर जा रहा है, ये रिपल्सन फोर्स का सिंबलाइज है। और ये दोनों अगर डिफरेंट नेचर का है तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दोनों का डायरेक्शन ऐसा, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। तो कोई भी फोर्स लगे, चाहे रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो, ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ। इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है, यह बल दोनों आवेशों के परिमाणों के मैग्नीट्यूड का क्या गुणनफल, प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों को तुम एक साथ मर्ज कर लो तो ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
अगर ये दोनों चीज को, ये Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 1/r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों को अगर मर्ज कर लेंगे तो आ जाएगा A प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। तुम सभी बच्चे जानते हो कि जितने भी प्रोपोर्शनल होते हैं वो सारे के सारे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटते हैं, और वहां भी यहां भी एक कांस्टेंट में टूटेगा। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं K, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं K। Q1 Q2 हम दो चार्जेज ले लिए हैं, इनके बीच में लगने वाला फोर्स F है, दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो कुलम्ब साहब ने बताया कि यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यह प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को मर्ज कर लेंगे तो Q1 Q2/r², हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है। इस कांस्टेंट का नाम है, हम लोग क्या बोलेंगे, कुलम्ब्स कांस्टेंट। सबसे बेस्ट नेम होता है कुलम्ब्स कांस्टेंट। ये जो K है ना, इसका नाम है कुलम्ब्स कांस्टेंट, और इस K का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε। बच्चे तुम्हारे लिए एक न्यू नेम हो गया एप्सिलॉन, और इस एप्सिलॉन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। लेकिन ये जो एप्सिलॉन है ना बेटा, वो दो चीजों के मेल से बना हुआ है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो एप्सिलॉन आर है, इसको या तो हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, या तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट परमिटिविटी, हिंदी में विद्युतशीलता परमिटिविटी। तो मैंने बोला बेटा कि ये जो एप्सिलॉन होता है वो दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का प्रोडक्ट होता है। अगर बाय द वे तुम वैक्यूम में कैलकुलेशन कर रहे हो तो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, ये जो एप्सिलॉन आर है, इस एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ध्यान देना, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर तुम इस एप्सिलॉन आर के बदले तुम अगर 1 यूज कर लो तो इसका मतलब हुआ कि एप्सिलॉन को तुम एप्सिलॉन नॉट कह सकते हो ना। और अगर एप्सिलॉन को तुम एप्सिलॉन नॉट कह दो तो फिर K का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4π। एप्सिलॉन के बदले क्या पुट करोगे, एप्सिलॉन नॉट पुट करोगे, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट। और इस K का वैल्यू अगर तुम यहां पर पुट कर लो तो तुम्हारे पास एक बेहतर फॉर्मूला आ रहा है, एक खूबसूरत सा, एक ब्यूटीफुल फॉर्मूला आ रहा है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। और एक कूलम्ब फोर्स का एक बेस्ट फॉर्मूला है 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। क्या बोले, समझ में आ रहा है, सारा कुछ समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छा। अब मैं तुम्हें यहां कुछ बात बता दूं कि ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, बच्चे ध्यान दोगे, अच्छा से समझना। मैं बताया जिन बच्चों को बाय द वे नोट्स बनाने का जरूरत पड़ेगा, तो जिस रिदम में मैं लिख रहा हूं आप वीडियो को पॉज कर करके वहां पर आप इसके नोट्स को आप बना लोगे। मैं बोला कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। और मैंने अभी बच्चे आपको बताया कि K का वैल्यू होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। अगर सारे वैल्यू को आप पुट कर लो, 4 पाई का वैल्यू 3.14, यही होता है ना पाई का वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर आप पुट करोगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और जब इसको आप सॉर्ट आउट करोगे, सोल्व करोगे, तो आपका आएगा 9 इंटू 10⁹। अब बच्चे जरा ध्यान दोगे, इसका यूनिट बाई में क्या है, इसका यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यही जब जंप करके ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूटन, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, मीटर माइनस में है पर मीटर स्क्वायर है ना, माइनस में है तो ऊपर जाकर के मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और कूलम स्क्वायर है, नीचे में C का पावर 2 है, ऊपर में जाके माइनस, तो मतलब पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू आ गया K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और बच्चे ये वैल्यू आपको बिल्कुल परमानेंटली याद रखने का जरूरत है, बिल्कुल आप इसको कंटिन्यू याद रखो, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय तुमको बार बार ये फॉर्मूला यूज करना है 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तुमको बार बार ये फॉर्मूला यूज करना है। तो तुम इस पूरे वैल्यू का, इस पूरे 1/4π एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर पूरा का पूरा तुम एक साथ याद रखते हो तो तुम्हें पुट करके सोल्व करने में तुमको सुविधा होगा। तो इस वैल्यू को बिल्कुल याद रखना, 1/4π एप्सिलॉन नॉट का सीधा सीधा वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको बिल्कुल परमानेंटली याद रखना। अच्छा बच्चे, बाय द वे तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है। तो अब भी हम लोगों ने यहां पर पढ़ा कि F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अगर तुमको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को यहां पर ला लो, तो F यहां आ जाएगा, मीन्स हो जाएगा 1/4π F Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब तुमको अगर डायमेंशन, तो Q का क्या होता है 80, इस Q का भी क्या होगा 80, F का क्या होगा 4 पाई तो नंबर है, उसका तो डायमेंशन होने वाला है नहीं, तो F का क्या हो जाएगा, तो MLT माइनस 2 और आर स्क्वायर का क्या हो गया L2। और अगर जब तुम इसी को मैनेज कर लोगे तो M ऊपर जाएगा तो M माइनस 1, L 2 और 1 3, 3 को L ऊपर जा रहा है तो L माइनस 3, T देखो 2 T ऑलरेडी पहले से था, 2 T और जा रहा है तो T टू द पावर 4, और ऊपर में 2 A ऑलरेडी पहले से है तो A टू द पावर 2, दैट मीन्स M माइनस 1, L माइनस 3, T4 A2। तो बच्चे A जो निकल गया वो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकल गया। और बच्चे यहाँ पर मैंने आपको कूलॉम फोर्स का एक खूबसूरत सा फार्मूला आपको मैंने बताया, इस फार्मूले पर आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको ये जो फार्मूला मिला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ए फोर्स का स्केलर फॉर्म है। इसका मतलब हुआ कि जब केवल मेरे को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम लोग ये फार्मूला यहां पर यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि मेरे को वेक्टर फॉर्म लिखने की जरूरत होती है, यहां पर वेक्टर का साइन देना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और मैंने 11 में बच्चे आपको बता चुका हूं कि अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो मैं यूनिट वेक्टर, यहां पर यूनिट वेक्टर आर कैप यूज करेंगे। जैसे ही हम यहां पर आर कैप यूज करेंगे यह फोर्स वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या चीज था, स्केलर फॉर्म में था। स्केलर फॉर्म तुम नहीं कह सकते, यूं कहो कि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में था, मैग्नीट्यूडनल फॉर्म में था। किसी चीज का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो अगर बाय द वे कोई ए वेक्टर है, मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो मोड में डाल देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकल जाता है। इसका मतलब है कि ये वेक्टर में था लेकिन इसको मोड में डाल करके इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लिया गया है। और अगर फिर से मेरे को वेक्टर में ले जाना होगा तो हम यहां पर इसको यूनिट वेक्टर डाल देंगे। लेकिन यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है, आर वेक्टर अपॉन आर होता है। और ए वैल्यू अगर तुम पुट करोगे तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब यहां पर तुम आर वेक्टर बाई आर पुट करोगे तो आर स्क्वायर और आर मिलकर के हो जाएगा आर क्यू, और यहां आर वेक्टर रह जाएगा। इसका मतलब है कि ये इसका वेक्टर फॉर्म हुआ। ए भी वेक्टर फॉर्म है, तो अगर तुम नीचे में स्क्वायर देना चाहोगे तो कैप का साइन दे देना, और अगर यहां पर क्यू देना चाहोगे तो फिर आर वेक्टर का साइन दे देना। तो बच्चे ए पूरा का पूरा जो फॉर्मूला निकला वो तुमको मैंने फोर्स का स्केलर फॉर्म भी दिखाया, फोर्स का मैंने तुमको वेक्टर फॉर्म भी दिखाया, मैंने तुमको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता दिया, मैंने तुमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू बता दिया। तो हम लोग के पास एक बेहतर फार्मूला मिल चुका है एफ का, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चे इसी फार्मूले पर डिपेंडेंट हम लोग कुछ सम्स भी यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करते हैं ताकि अपना कंसेप्ट जो है वो पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। तो बच्चे ये रहा तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक चीज थोड़ा सा और जान लो कि आखिर 1 कूलॉम क्या है। एक टॉपिक से भी छोटा सा टॉपिक है, इसको भी तुम समझ लो कि 1 कूलॉम्स क्या होता है। तो बच्चे 1 कूलॉम क्या मतलब कि अभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे Q1 और Q2 को हम 1 कूलॉम तब कहेंगे, जरा अच्छा से समझ लेना। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मान लो बेटा कि ये दोनों चार्ज है, मैं अभी बोल रहा हूं कि ये चार्ज अभी यूनिट है, यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज है। तो ए भी Q1 भी कितना हो गया 1, Q2 भी कितना हो गया 1, और बाय द वे इनके बीच का डिस्टेंस r है। अगर तुम r को भी यूनिट ले लो तो पूरा अमाउंट कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर। बोले तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू कितना भी मैंने तेरे को बताया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि दो चार्ज अगर यूनिट मीटर लेंथ पर अगर सेपरेट है, दो चार्ज दोनों इक्वल चार्ज अगर यूनिट मीटर लेंथ पर सेपरेट है और दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स अगर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन अगर मेरे को मिलता है, इसका मतलब है कि दोनों चार्ज का जो अमाउंट है वो कितना है 1 कूलॉम है। यही बात बच्चे मैंने यहां पर लिखा कि 1 कूलॉम कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज विच रिपल इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम 8 इन वैक्यूम ऑफ एयर विथ ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। दो चार्ज जो Q1 और Q2 है इसको हम 1 कूलॉम तब कहेंगे जब अगर बाय द वे दोनों यूनिट मीटर पर सेपरेट हो। दोनों चार्ज कितना डिस्टेंस पर सेपरेट हो, यूनिट मीटर पर सेपरेट हो, और जब यूनिट मीटर पर सेपरेट हो और उनके बीच में लगने वाला फोर्स अगर कितना आ जाए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन फोर्स अगर उनके बीच में प्रोड्यूस हो जाए। किसके बीच में, दोनों चार्ज जो आप रखा था
उन चार्जेस के बीच का लगने वाला फोर्स अगर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन प्रोड्यूस हो जाए बच्चे, तो फिर मेरे को समझने का जरूरत है कि इसका मतलब है कि मैंने जो दोनों चार्ज लिया था वह चार्ज कितना है, 1 कूलॉम का है। फिर से सुन लो, ये दो चार्ज 1 कूलॉम तब कहलाएगा जब इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना हो, 1 मीटर हो, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना प्रोड्यूस हो, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन प्रोड्यूस हो। तो फिर हम इन दोनों चार्ज का जो अमाउंट है उसको हम कितना बोलेंगे, 1 कूलॉम कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो चलो एक छोटा सा डेफिनेशन था, तुमको जान लेने का जरूरत है, कभी ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकता है। अब बच्चे आते हैं हम लोग अपने कुछ सम्स पर। सम्स पर बेटा मैं वैल्यू लिखूंगा, फॉर्मूला में तुमको सेट कर दूंगा, मतलब मैं यहां मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करूंगा, इसे अपना टाइम जाता है, मल्टीप्लाई वगैरह घर में तुम लोग अच्छा से करना। क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज ऑफ 1 कूलॉम। क्या बोले, यहां भी 1 कूलॉम है, यहां भी 1 कूलॉम है, और 1 मीटर अपार्ट, इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी कितना है, 1 मीटर है। तो बताओ कितना फोर्स होगा। तो अभी हम लोग पढ़े F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹, ए भी 1 ए 1², बोले तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, बोले तो सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस हमारे ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे आते हैं। ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में भी, बड़े बड़े एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। देखने में क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, वास्तव में कैलकुलेशन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास कंसेप्ट नहीं होता है तो फिर यही सी क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा हो जाता है। बट बच्चे एग्जामिनेशन हार्ड और ईजी कोई चीज़ नहीं होते हैं, करेक्ट ना? एग्जामिनेशन ना कोई हार्ड होता है ना कोई ईजी होता है, क्वेश्चन ना कोई हार्ड होता है ना कोई ईजी होता है। बस हार्ड और ईजी का एक डिफिनेशन है, अगर मेरे से बन गया तो इजी और ना बना तो हार्ड, बस इजी और हार्ड का सिर्फ इतना ही डिफिनेशन होता है। तो बच्चे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब यहां पर कुछ नहीं, केवल एक सिंपल चेंजेज है कि बाय द वे यहां पर जो दो चार्ज लिया गया, एक का अमाउंट है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलॉम और दूसरे का अमाउंट है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलॉम। इसको अगर Q1 ले लेते हैं, इसको अगर Q2 ले लेते हैं, तो Q1 का वैल्यू इतना दिया, Q2 का वैल्यू इतना दिया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। अब अच्छा ध्यान देने का जरूरत है, ऐसे ही कन्वर्सन में आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं। अब यहाँ 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक कूलॉम है, कूलॉम SI यूनिट होता है और सेंटीमीटर CGS यूनिट होता है, तो आप उसको SI में कन्वर्ट कर लीजिए। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप इसी को 0.3 मीटर लिखिए। इसका मतलब इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 0.3 मीटर। और अब आपके पास दोनों चार्ज पता है और आपको ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस पता है, तो फिर आप एक फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 भी पता, Q2 भी पता, R भी पता, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको बार बार मैं बता रहा हूं, बिल्कुल एकदम रट लीजिए, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और ये सारे के सारे वैल्यू बच्चे मैंने यहां पर सॉल्व किया तो मेरे को 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन यहां पर हम लोग का कैलकुलेशन आता है। डेट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चे इसको हम लोग आप लोग क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करते जाएंगे, हर क्वेश्चन को हर मल्टीप्लाई को तरीके से करते जाएंगे। और मैंने आपको यहाँ पर हिंट्स के लिए आपको मैंने बताया, मैं यहाँ कैलकुलेट करके लिख दिया, 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन इसका आंसर आ रहा है, जो आपके ऑप्शन में बी नंबर से मैच करता है। इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। 2 प्रोटॉन है। अब बच्चे आप सभी जानते हैं कि अगर यहां पर भी एक प्रोटॉन है और यहां पर भी एक प्रोटॉन है, इसका मतलब है कि दोनों चार्जेस का जो अमाउंट है वो सेम है, और कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज होता है। प्रीवियस क्लास में मैं इसके बारे में काफी अच्छा बता रखा था, आप प्रीवियस क्लास को अच्छा से देखो तो वहां पर मैं तब बता चुका था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज पर, इसको बेटा सबसे लीस्ट चार्ज भी कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को सबसे लीस्ट चार्ज कहते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को सबसे लीस्ट चार्ज कहते हैं, सबसे छोटा चार्ज, छोटा आवेश बोलते हैं। तो प्रोटॉन पर एक केवल प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर इसको हम लोग माइनस लिखते हैं। तो दोनों प्रोटॉन है, इसका मतलब है कि दोनों पर Q1 और Q2 दोनों आपको पता चल गया। और इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप इसको 0.2 मीटर लिखो। Q1 भी पता है आपको, Q2 भी पता है आपको, इनके बीच का डिस्टेंस भी आपको पता है। फिर वही फॉर्मूला मेरे को लगाना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और बच्चे Q1 Q2 R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 वैल्यू हैं, चारों का चारों वैल्यू नोन है। इस वैल्यू को अगर आप पुट करते हैं तो आपका वैल्यू आ जाएगा, सोल्व करने के बाद
5.76 इंटू 10⁻⁻27 न्यूटन। बोले तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसका सी आंसर करेक्ट है। आप वैल्यू को पुट करके और मल्टीप्लाई करना, इट्स योर ड्यूटी बेटा। आप ये आपका ड्यूटी बनता है, क्योंकि ये अलजेब्रा आपको करना चाहिए। इससे थोड़े से आपको क्या होगा, मल्टीप्लाई वगैरह का जो आपका एक पावर है वो भी बिल्ड होगा। और मैं तो सारा कुछ आपको बता ही दे रहा हूं। मैंने यहां पर क्या किया, इसको सोल्व करके मैंने आपका आंसर बता दिया है 5.76 इंटू 10⁻⁻27 न्यूटन। अब आते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सावधान होकर बनाइएगा। टू सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर विच ए फोर्स ऑफ, कितना फोर्स यहां पर अपियर हो रहा, तो फोर्स यहां पर अपियर ऑफ 44.1 न्यूटन, 44.1 न्यूटन। और दोनों चार्ज, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, दोनों सेम है। बाय द वे इस चार्ज को हम एक्स ले लेते हैं, आप क्यू भी ले सकते हो। बाय द वे आप क्यू ही ले लो, आपको अच्छा लगेगा, क्यू ले लो। और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, बोले तो 0.02 मीटर भी बोल सकते हो, या तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर बोल सकते हो। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो आप 0.02 मीटर भी कह सकते हो, या तो फिर 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर भी कह सकते हो, ऐसा आप कह सकते हो। तो आपका डिस्टेंस पता है, आपको पता करना है कि बताओ ये दोनों चार्ज का अमाउंट क्या होगा। तो बच्चे ये चार्ज का अमाउंट कहने का मतलब है कि आप यहां फॉर्मूला यूज करो, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹, F का वैल्यू 44.1, ए भी क्यू रहने दो, ए भी क्यू रहने दो, और R² बोले तो 4 इंटू 10⁻⁻4। मैं इसको स्क्वायर करके जा रहा हूं बच्चे, ध्यान देना, मैं इसको स्क्वायर करते हुए जा रहा हूं, तो 2 का पावर 4 हो गया, 10⁻2 का 10⁻4 हो जाएगा। अब अगर आप इसको सोल्व करते हो तो Q² इज इक्वल टू ए जाकर यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 4 जा 16 और 17, 176.4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 9 इंटू 10⁻9। और Q इज इक्वल टू, आप इसको क्या करोगे, अंडर रूट कर लोगे, तो अंडर रूट करने के बाद तुम्हारा आ जाएगा 19.6। सॉल्व कर लो, ये ऊपर में जाकर के यहाँ सॉल्व कर लो, ये ऊपर में जाकर हो जाएगा 10⁻⁻13, और इसे तुम डिवाइड करोगे तो कितना, डिवाइड कर लो, 9 1 जा 9। अब जो भी हो तुम डिवाइड कर लेना, तो शायद 19.6 इंटू 10⁻⁻13। अब यहां से एक डेसिमल को हटाओ, यस, इसको तुम जब इसे डिवाइड करोगे तो 19.6 होगा। अब ये डेसिमल को हटा लोगे, तो अब जब ये डेसिमल हटेगा तो कितना हो जाएगा, 19.6 इंटू 10⁻⁻14, सॉरी डेसिमल हट गया, -14। और 96 का कितना, 196 कितना होता है, 14 इंटू 10⁻7 कूलोम, इतना भी लिख सकते हो। लेकिन अगर एक डेसिमल को यहां पर ला लो तो 1.4 इंटू 10⁻, डेसिमल जब लेफ्ट आता है तो एक प्लस हो जाता है, और -7 में एक प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और इसी -6 को हम क्या बोलते हैं, अच्छा जब रूट निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है, तो प्लस माइनस 1.4 10⁻6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। इसका मतलब इसका आंसर आ गया +/-1.4 माइक्रो कूलम। उम्मीद करें बच्चे पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है। मैंने बोला फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, F बोले तो 44.1, 1/4πε0, 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 दोनों इक्वल है, Q कंसीडर कर लो। R², ए R का वैल्यू है, स्क्वायर करते जाओ, 4 इंटू 10⁻⁻4। Q² जब लोगे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा। जब इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 19.6 आ जाएगा, 9 4 13, 10⁻⁻13, ये डेसिमल हटाओगे तो 10⁻⁻14 हो जाएगा। और इसी को सॉर्ट आउट करते हैं तो 196 का रूट 14 निकल गया, और -10⁻⁻14 का रूट 10⁻7 निकल गया। एक डेसिमल को अगर हम यहाँ पर लाएंगे तो 1.4 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, और इसी को माइक्रो कहते हैं। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर आया, इसका जो तुम्हारा करेक्ट आंसर आ गया वो डी, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। वहां पर सोल्व था तो तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर, +/-1.4 माइक्रो कूलम। बच्चे अच्छे से कैलकुलेशन को करते चलोगे, सारा अच्छा का सब का सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चे, और इसमें चूंकि क्वेश्चन भी काफी बड़ा था और मेरे को ऑप्शन अगर देना होता तो 2 बड़े बड़े ऑप्शन देना होता, तो ये बच्चे इस क्वेश्चन को मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया, विदाउट ऑप्शन का मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत ईजी में बन जाएगा। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर
तांबे का दो स्फीयर है ए और बी, हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। दोनों स्फीयर का सेंटर एक दूसरे से कितना दूर है? 50 सेंटीमीटर, बोले तो 0.5 मीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स? तो फोर्स फाइंड करना है, जबकि चार्ज ऑन ईच, दोनों पर चार्ज है 6.5, दोनों Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों कितना? 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 9 इंटू 10⁹, 6.5 10⁻⁷, Q2 भी 6.5 10⁻⁷, और R स्क्वायर बोले तो 0.5 इंटू 0.5, 13 बार में ए कट गया, 13 बार में ए कट गया। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग का आता है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ए बच्चे निकल गया अभी जनरल वे में। अब आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसका बी नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा ध्यान देना। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन? अब फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा? इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, दोनों के चार्ज को अगर डबल कर दिया जाए, चार्ज को डबल कर दिया जाए तो फोर्स क्या? इसका मतलब है कि 1/4πε0 रहेगा, और डबल करोगे तो Q1 अब Q1 नहीं रहेगा बल्कि 2Q1 हो जाएगा, Q2 भी Q2 नहीं रहेगा बल्कि 2Q2 हो जाएगा। और साथ में क्या आप बोल रहा है? एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, और दोनों का बीच की दूरी कितना कर दिया गया? हाफ कर दिया गया। हाफ बोले तो R/2, और फिर हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे, बोले तो 1/4πε0, 2 2 जा 4, Q1 Q2, और R/2 का स्क्वायर का मतलब हो गया R²/4। ए 4 ऊपर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16। मतलब अभी तुम्हारा वैल्यू आ रहा है F इज इक्वल टू 16 इंटू, बाकी ज्यों का त्यों रह गया, 1/4πε0 रह गया, Q1 Q2 रह गया, और R² भी रह गया। और इसका वैल्यू तो तुम अभी क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किए हो। कितना फाइंड किए हो? ए 16 तो रह जाएगा, और इसके बदले क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 10⁻⁻2, और बोले तो तुम सोल्व करोगे तो 14 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। बच्चे अभी तुम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। कुछ बच्चे क्या होता है, अगर ये तो हो गया थोड़े से मैंने इसको यूज कर लिया, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इसको डबल कर लिए, वही Q1 का वैल्यू पुट किए, Q2 का वैल्यू पुट किए, ए हाफ कर लिए तो 25 सेंटीमीटर कर लिए। आंसर तो आएगा बच्चे, लेकिन वो थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन नहीं है, तो ये थोड़े से अच्छे कैलकुलेशन हो गए। यहाँ पर मेरे को दोबारा इतना सारा मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करने का जरूरत नहीं है। तो कैलकुलेशन आप अलजेब्रा जितना स्ट्रांग रखोगे, आपका क्वेश्चन देखने में भी अच्छा लगेगा, उसका सोल्यूशन आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, और आपको लेबर भी कम पड़ेगा। तो बच्चे मैंने यहाँ पर पूरा सोल्व कर दिया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। ये अगर अपने से बना सकते हो तो और ही अच्छा बात है। मैंने तेरे को पूरा डिटेल समझाने का प्रयास किया है, अच्छा से आप इसको समझते चलना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं, ध्यान देना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम। बच्चे एकदम इजी है, तुम अपने से बिल्कुल सोल्व कर सकते हो। Q1 हो गया 200 माइक्रोकूलम। माइक्रो मीन्स होता है 10⁻⁻6, और इसको राउंड फिगर में तुम 10⁻⁻4 कूलम भी अब कह सकते हो, क्योंकि इस 2 जीरो को अगर यहां पर मैनेज करोगे तो 6 में से 2 जीरो गया, मतलब -4। जस्ट लाइक तुम Q2 को डायरेक्ट लिख लो, 500 माइक्रोकूलम है, दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इसको तुम अच्छा से समझना, ये यहां पर ही इसका ट्रिक्स है, इसको तुम अच्छा समझने का प्रयास करना। 5 ग्राम फोर्स। अब 5 ग्राम फोर्स का क्या मतलब हो रहा है, समझ लो बच्चा कि ये एक तरह का मास होता है, तुमको इसको फोर्स में कन्वर्ट करना है। तो मास को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए जी से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या करते हैं? जी से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस क्वेश्चन में जी का वैल्यू 10 दे दिया हुआ है। तो बच्चे यहां इस ट्रिक्स को थोड़ा जरा केयर करके समझना। ये तो 5 रहेगा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻3, और मैंने बोला कि इस फोर्स को न्यूटन में जब कन्वर्ट करोगे तो तुमको जी से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी को जब तुम सोल्व कर लोगे तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3 में से एक 10 जा रहा, 10⁻⁻2 न्यूटन। अब एक क्वेश्चन एकदम ही प्लेन हो गया। मैंने इसके सारे एलिमेंट को क्या किया, बिल्कुल एसआई में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे को फाइंड करना है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो बच्चे क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहां से मैं R² फाइंड करूंगा तो F यहां आ जाएगा, बोले तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन F, और यहां से मैं जब स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां रूट हो जाएगा। किसका रूट हो जाएगा?
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन F का। अब बच्चे सारा वैल्यू आपको पता है, 1/4πε0 को आप जानते हो, Q1 Q2 का वैल्यू यहां पर किया हुआ है, F का वैल्यू किया हुआ है। ये सारे वैल्यू को जब मैं यहां पर लिख करके उसका रूट करता हूं तो हम लोग का आंसर आता है 20√30। यस एक्सीलेंट, 20√30। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर सारे वैल्यू को तुम पुट करो और पुट करके जब सॉर्ट आउट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 20√30 मीटर। और बच्चे ऐसे तो आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड आपको, आप सीनियर फैकल्टी 12 के बच्चे हो तो इतना सिंपल कैलकुलेशन तो आपको करना ही चाहिए, अदरवाइज आप 12 में गड़बड़ हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ d इन अ मीडियम इज F। क्या मतलब हुआ कि 2 पॉइंट चार्जेज है। अब ए चार्ज कितना डिस्टेंस पर है, d डिस्टेंस पर है, तो फोर्स कितना एपियर हो रहा है, F एपियर हो रहा है। व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दिस बी केप्ट इन द सेम मीडिया दैट फोर्स बिटवीन देम बिकम्स F/3। क्या मतलब कि ये दोनों चार्जेस को कितना दूरी पर रखा जाए, कितना दूरी पर रखा जाए कि इनका बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स F/3 हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया बच्चा? क्वेश्चन समझ में आया? दो चार्ज है, दोनों चार्ज कितना डिस्टेंस पर है, d डिस्टेंस पर है। अगर दोनों चार्ज d डिस्टेंस पर है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो रहा था, F हो रहा था। अभी कह रहा है कि उसी दोनों चार्ज को उसी मीडिया में हम कितने दूर पर रखेंगे कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाए, F/3 हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चे? उसी मीडिया में उसी दोनों चार्ज को हम कितने दूरी पर रखेंगे कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाए, F/3 हो जाए। तो बच्चा हम क्या करेंगे ना, यहां पर सबसे पहले तो F कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2/d²। इस बार फोर्स कितना हो गया, F/3 हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2/। बाय द वे अभी का जो डिस्टेंस है वो d1 है। कितना है, d1 है। तो बच्चे तुम क्या करो ना कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। फिर से एक बार यहां देख लो, अगर बाय द वे ए चार्ज Q1 है, ए चार्ज Q2 है, तो पहला फोर्स कितना निकल गया, F कितना निकल गया, 1/4πε0 Q1 Q2/d²। लेकिन इस बार फोर्स कितना हो रहा है बच्चा, इस बार फोर्स हो रहा है F/3। और ए तो 1/4πε0 रहेगा, ए तो Q1 और Q2 रहेगा ही रहेगा। बाय द वे ए d जो तुम्हारा है ना, इसको d1 मान लो, इसी का वैल्यू तुमको फाइंड करना है। a² हो गया। अब अगर तुम बाई करते हो इक्वेशन 2 में a1, इक्वेशन 2 में तुम अगर इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हो तो क्या हो गया, F/3 बाई F 1/4πε0 Q1 Q2 d1 का स्क्वायर अपॉन 1/4πε0 Q1 Q2 d का स्क्वायर। अब देखो ए कैंसिल, यहां से F कैंसिल, तो 1/3 इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर अपॉन d²। d को यहां पर ले आओ तो d1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d²/3। और जब यहां से तुम स्क्वायर हटाओगे तो ये हो जाएगा √d²/3। d² का d लेकिन 3 का नहीं निकलेगा। दैट मीन्स d/√3। ओई यहां मिस्टेक कर गए हो, ए d² ऊपर चला जाएगा, यस ए d² ऊपर चला जाएगा। ए देखो ये सबसे बाई में है ना, ए जंप करेगा ऊपर चला जाएगा, यस यहां पर थोड़ा मिस्टेक कर गए हो। यहां पर एक बार फिर से देख लो, इसका मतलब हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो d1 का स्क्वायर इज इक्वल टू d² इंटू 3। और अगर यहां से स्क्वायर हटाओगे तो रूट हो जाएगा d² इंटू 3। तो d तो निकल जाएगा लेकिन 3 का नहीं निकलेगा, तो d√3। और बच्चे ए d√3 कहां पर तुम्हारा ऑप्शन है, तो ए सी इज द करेक्ट आंसर। सी में तुम्हारा आता है d√3। बच्चे सारे ये थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान देना। अब हम तुमको एक यहां पर क्वेश्चन दिखलाते हैं, न्यू क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि फाइंड द लीस्ट कूलम फोर्स बिटवीन द चार्जेज। अभी मैंने जब तेरे को क्लास चालू किया था वहीं पर मैंने तेरे को बताया था कि लीस्ट चार्ज का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब Q1 और Q2 इतना है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। तो फिर बताओ इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो फॉर्मूला वही हो जाएगा 1/4πε0, सीधे वैल्यू लिखो,
Q1 Q2 1.6 1.6 और 10 टू द पावर -38 अपॉन 1 स्क्वायर। और बच्चे जब इसी को तुम सोल्व कर लोगे तो तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा 2.3 इंटू 10 टू द पावर -28, बोले तो सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चे ये सारे कैलकुलेशन मैंने अभी तक बहुतों बार आपको करके दिखा चुका हूं, तो एक कैलकुलेशन को अब आप फास्ट अपने से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहो ताकि आपका आंसर आते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा तुम्हारा कि 20 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम ईच एटम फ्रॉम आयन। कोई आयन है, उस आयन के हर एटम से कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रिमूव कर रहा है 20 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू सच आयंस व्हेन सेपरेटेड बाय 8 एंगस्ट्रॉम। आर का वैल्यू दिया हुआ 8 एंगस्ट्रॉम। 8 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर को हम 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो 8 एंगस्ट्रॉम अगर उनके बीच का डिस्टेंस है, इसका मतलब हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब लेकिन सबसे पहला बात है कि तुम Q1 और Q2 फाइंड करो। तो Q1 और Q2 में तुम्हारा क्या होगा, 20 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा था दोनों से, इसका मतलब हो गया 20 ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इसका मतलब 32 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम Q1 और Q2 आ गया। अब बच्चे तुम्हें सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, तुमको Q1 भी पता है, Q2 भी पता है और R भी अब तुमको पता चल गया। इसका मतलब है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स तुमको पता चल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहां पर एक लफड़ा और है कि जिस मीडिया में इसको रखा गया है उस मीडिया का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 4। तो बच्चे जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, अभी ये जो फॉर्मूला अपना निकलता है बच्चा, अच्छा से सुनना, यहां पर एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया कि ये जो अपना फॉर्मूला निकलता है वो तब निकलता है जब एयर हो या वैक्यूम हो। कब हो, एयर हो या वैक्यूम हो। लेकिन अगर कोई एक्सपेशल मीडिया में रखा हुआ है तो उस एक्सपेशल मीडिया का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हारा दिया हुआ रहेगा। इसका मतलब है अब तुम्हारे पास ये फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये जो के है ना बेटा, इसी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसका अमाउंट 4 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो और ही आसान सोल्व करने का हो गया कि एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले 9 इंटू 10 टू द पावर 9। के का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 4 दिया हुआ है। Q1 का वैल्यू कितना, Q2 का वैल्यू कितना, तो दोनों का वैल्यू 32 इंटू 10 टू द पावर -19, हम 2 बार है तो स्क्वायर कर लेते हैं। और R स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अपना आ जाता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। 3.6 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। कहने का मतलब कि तुम्हारा ए करेक्ट आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। यहां 10 टू द पावर 9 है, थोड़ा सा इसको अपना ए कर लेना, आंसर तुम्हारा ए करेक्ट आंसर है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई डिवाइड पर तुम पूरा केयर करना। इसमें जितना तुम अच्छे से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे उतना ही तुम्हारा पावर बिल्ड होगा। ऐसे क्वेश्चन से हम लोग को ये सारे फायदे होते हैं। अब बच्चा अपना एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन ए प्रोटॉन ए न्यूट्रॉन। अब बोलो, यहां पर एक प्रोटॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर कितना वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। लेकिन यहां पर कितना हो जाएगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सॉरी क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, तुम सभी जानते हो, प्रोटॉन प्लस होता है। तो यहां पर हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस में, और ये हो गया माइनस में। मतलब तुमको Q1 और Q2 पता है, और क्वेश्चन में दिया हुआ कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 इंटू 10 टू द पावर -14 मीटर है। तो R भी तुमको पता चल गया, Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है। फिर हम लोग उस फॉर्मूला पर जाएंगे, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। तो तुम्हारा इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 0.036 न्यूटन इसका कैलकुलेशन आता है। इसका मतलब तुम्हारा बी करेक्ट आंसर है। तो सारा वैल्यू को बच्चा तुम लोग पुट करना, और पुट करके जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो तुमको इसका आंसर आ जाएगा 0.036 इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे यहां पर हम लोग को इतना सारा क्वेश्चन हम लोग यहां पर पढ़े, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग यहां पर पढ़े। ये सारे क्वेश्चन को तुम लोग क्या करो, खूब अच्छे से ये सारे के सारे क्वेश्चन को तुम बनाओ। मैं तो सारा तुम्हें बता ही दिया हूं, लेकिन अगर तुमको बिल्ड होना है, अगर तुमको और ज़्यादा अपना पावर बनाते जाना है, तो तुम सभी कैलकुलेशन को खुद करने का प्रयास करना, तो तुमको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो बच्चे खूब अच्छे से बनाओ, हाँ। और मैंने तुमको फोर्स का एक बेस्ट कंसेप्ट देने का मैंने तुमको प्रयास किया, पूरे फार्मूला को मैंने तुम्हें बताने का प्रयास किया। एप्सिलॉन नॉट का मैंने तेरे को वैल्यू बताया, 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तेरे को बताया। तो सारे क्वेश्चन को तुम लोग को मैंने अच्छा से सॉल्व करने का मैं प्रयास किया हूँ।
तो फिर भी तुम अपने से बनाना। और अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत होता है तो फिर मेरे व्हाट्सएप पर आकर के या मेरे से डायरेक्ट कॉल करके तुम मेरे से बात कर सकते हो। ऑफलाइन क्लास में तुम मेरे से बात कर सकते हो, अभी तो मेरे से मिलना जुलना तुम लोग का है ही। और वैसे बच्चे जो न्यूली अभी ज्वाइन हो रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल पर, जो न्यूली ज्वाइन हो रहे हैं, वो सारे लोगों से मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा कि यहां से जितने भी आगे का क्लासेस जो मैं दूंगा उससे आपको किसी से लिंक विंक लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक मैसेज आपके पास जाएगा और आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। तो चलो बच्चों, बहुत अच्छा से पढ़ाई करो और मैं फिर अगले क्लास में तुम लोग के लिए कुछ नए क्लास लेकर के आऊंगा। ओके, बाय बाय बेटा।